मराठी लोकांच्या समोर आणि देशासमोर सत्य आलं पाहिजे, एवढीच युवक क्रांती दलाची भूमिका होती. आणि विद्वेष नाही पसरला गेला पाहिजे. काश्मीरी पंडितांचं कल्याण जर काश्मीरला जाऊन होणार असेल तर ते जाण्यासाठी ज्या पद्धतीचं वातावरण झालं पाहिजे, त्या वातावरणाची निर्मिती कशा प्रकारे होऊ शकते हे समजून घेण्यासाठी, अशोक कुमार पांडेंकडनं समजून घेण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. बिना देखे तो मैं बात ही नहीं कर सकता, देखी हुई है. तो पिक्चर में आप ऐसा कह रहे हैं कि अर्ध सत्य है ये, द कश्मीर फाइल. तो सत्य क्या है? मुझे बोलना. कश्मीर फाइल्स जो पूरी फिल्म है ना, जिसके बारे में आप लोगों ने भी जो यहाँ आयोजन हुआ देखा, उसका शीर्षक था कश्मीर फाइल्स अर्ध सत्य. तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसमें आधा सच दिखाया गया है और आधा सच छोड़ दिया गया है. देखिए, इतिहास लिखने का एक तरीका होता है कि जितना कुछ है सबको शामिल किया जाए और लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो तय करें क्या सही था क्या गलत हुआ. एक तरीका ये होता है कि अपनी सुविधा के तथ्य उसमें से चुन के निकाले जाएं और फिर एक एजेंडा पे सेट कर दिया जाए. अब आप देखिए, विवेक अग्निहोत्री खुद अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि आई हैव एन एजेंडा. विवेक अग्निहोत्री का अगर पूरा व्यवहार आप देखेंगे ट्विटर पे और बाकी सारा, तो आप देखेंगे कि जो सत्ता इस समय सत्ता में वो लोग हैं, जो लोग हैं वो उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं. इस फिल्म को भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बड़े बड़े नेताओं ने इसको इंडोर्स किया. तो अब ऐसे में बहुत साफ समझ में आता है कि ये फिल्म एक ख़ास उद्देश्य से बनाई गई है और जब ख़ास उद्देश्य से बनाई गई है तो आपको आधा सच छोड़ना पड़ता है. वो आधा सच ये छोड़ा गया कि कश्मीर में जो सारा कुछ चल रहा है या 90 में जो कुछ हुआ, उसका सबसे भयावह परिणाम तो निश्चित तौर पे ये था और सबसे त्रासद घटना तो ये थी कि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी, कश्मीरी पंडितों को घाटी से बाहर निकलना पड़ा और अब 32 साल हो गए हैं, अभी तक उनकी वापसी का कोई रास्ता दिख नहीं रहा. ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये सच है. लेकिन इसके पैरेलल ये सच है कि 90 के दशक में अगर आप देखेंगे तो जिसने भी भारत का झंडा खड़ा किया उनको मारा गया. मैं बार बार अपनी बात यही कह रहा हूँ कि शुरुआती जो हत्याएं हुई थी वो इसलिए हुई थी, चाहे हिंदू थे या मुसलमान, जिन्होंने भारत का झंडा उठाया या जिसको उन्होंने अपना दुश्मन समझा उनको मारा. बाद में कुछ सांप्रदायिक तत्व उसमें शामिल हुए और कश्मीरी पंडितों को भी मारा गया. दूसरा ये कि आप ये दिखाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं कि स्टेट ने, जो उस समय सत्ता थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय शासन में थे, जगमोहन वहाँ के राज्यपाल थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे, और जो सरकार थी उसको बीजेपी का समर्थन था, कम्युनिस्टों का समर्थन था, और वो सरकार कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकलने से रोकने के लिए कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं करा पाई, कोई भी उनको रोकने के लिए सुरक्षा नहीं दे पाई. आप ये नहीं बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो उस समय सरकार का हिस्सा थी, उसने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, मंडल आयोग के सवाल पर उन्होंने समर्थन वापस लिया. आप ये नहीं बता पाते हैं कि वहाँ जो मुस्लिम थे, पड़ोसी थे, वो सारे के सारे दुश्मन नहीं हो गए थे. बहुतों ने निकलने में मदद भी की, बहुतों ने उनकी जान बचाने की कोशिश भी की. आप ये नहीं बता पाते हैं कि उस समय की जो सरकार थी, आप कांग्रेस सरकार के ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर नीलकांत गंजू का जो मामला है उसमें आपने राजीव गांधी और फारूक की बात कर ली है, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे आए, जिनके समय में हुआ विस्थापन, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी, आप ये नहीं बता पाते हैं कि वो वहाँ सेना भेजने में भी झिझक रहे थे. जब राजीव गांधी ने बाकायदा संसद का घेराव किया तब जाकर वहाँ पर सेना भेजी गई और फ्लैग मार्च कराया गया. तो कुल मिलाकर ये जो फिल्म है वो आपको एक समुदाय के खिलाफ भड़काने की कोशिश तो करती है, लेकिन ना तो पूरा सच उस समय का बता पाती है और ना ही कोई ऐसा रास्ता दिखा पाती है जो शुभ हो. कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोई बात ही इस फिल्म में नहीं है, रास्ता कोई दिखाने की बात ही नहीं है जिससे कश्मीर की समस्या सुलझे, कश्मीरी पंडित वापस जाएं, वहाँ शांति हो. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फिल्म एक प्रोपोगेंडा फिल्म है जो केवल और केवल जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ध्रुवीकरण को तेज़ करने के लिए बनी है. इसमें ना कश्मीरी पंडितों का कोई हित दिखाया गया है, ना कश्मीर का कोई हित दिखाया गया है, और ना ही ये फिल्म जो है वो रोशनी की कोई किरण दिखाती है. ये फिल्म में आपने देखी होगी, पर ये फिल्म में ऐसा कुछ सीन है क्या कि आपको बहुत ही बुरा लगा, या तो कौन सा सीन अच्छा लगा? देखिए, मैं कश्मीर पे लिखता पढ़ता हूँ, कश्मीर के इतिहास पे कई सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कश्मीर में एक से एक भयानक घटनाएं हुई हैं. तो फिल्म में जो घटना दिखाई गई है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो झूठी घटना है, वो घटना सही दिखाई गई है.
ठीक है, इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। इस बात को स्वीकार करना होगा। इस बात को अस्वीकार करने का मतलब तो इतिहास को अस्वीकार कर देना होगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ अत्याचार हुआ उस समय। बाद के दौर में जैसा मैंने कहा कि सांप्रदायिक तौर पे भी अत्याचार हुआ, और सरकार, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार उनको सुरक्षा दिला पाने में अनुपलब्ध रही। तो किसी एक सीन के अच्छा लगने और ना लगने का मामला नहीं है, मामला पूरी फिल्म का है। अब एक सीन अलग से आप कहें कि नहीं वो वाला सीन बड़ा सुंदर था, वो वाला सीन बड़ा ख़राब था, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इस तरह का कोई सीन मैं उसमें से बहुत निकाल पा रहा हूँ। एक सीन का मैं ज़रूर वर्णन करता हूँ। मैंने बातचीत में भी कहा कि आप अगर देखेंगे, जिस समय जिस महिला की बात है, जिसको आरे से चीरने वगैरह की बात है, उस महिला को ले जा रहे हैं, उस समय एक मुस्लिम महिला बहुत कातर निगाह से देख रही है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो आतंकवादियों ने उसके भी पेट में गोली मार दी, जबकि वो गर्भवती महिला थी। ये बताता है कि उस समय संकट कितना बड़ा था। कोई कहाँ से आगे से आके मदद करता, सबकी जान खतरे में थी। गुंडा और सांप्रदायिक तत्वों के हाथ में बंदूक थी, पाकिस्तान वो बंदूक दे रहा था उनके हाथ में। हमारी सेना, हमारा जो पूरा सुरक्षा का तंत्र था वो फेल हो चुका था, और उसमें हर नागरिक जो न्याय के पक्ष में था, जो ईमानदार नागरिक था, वो खतरे में था। सर, तुम्ही आता एक कार्यक्रम घेतला, तुम्हाला हा कार्यक्रम का घ्यावासा वाटला? या कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या मागची युवक क्रांती दलाची भूमिका अशी होती की मी काश्मीर विषयाचा अभ्यासक जरी नसलो तरी फिल्ममध्ये फक्त द्वेष आणि द्वेषच दाखवला गेलेला आहे। फिल्ममध्ये फक्त एकाच बाजूच्या हत्या दाखवल्या गेलेल्या आहेत, आणि त्या जाणीवपूर्वक दोन समाजांमध्ये विद्वेष पसरवण्यासाठी दाखवल्या गेलेल्या आहेत। तर त्याच्या काश्मीरचं खरं सत्य आणि पूर्ण सत्य पुण्याच्या मराठी जनांच्या आणि संबंध देशांच्या समोर आलं पाहिजे, अशी युवक क्रांती दलाची भूमिका होती। आणि या भूमिकेतनं युवक क्रांती दलाने हा कार्यक्रम घेतला होता। आणि या कार्यक्रमामध्ये काश्मीरचे जे तज्ज्ञ आहेत, काश्मीर विषयाचे जे 7 वर्ष तिथं राहून त्यांनी अभ्यास केला, अशा अशोक कुमार पांडेंना, ज्यांनी काश्मीरनामा, काश्मीरी पंडित और काश्मीर अशी पुस्तकं लिहिलीत, जी आत्ताचं काश्मीरचं महत्त्वाचं डॉक्युमेंट म्हणून पाहिलं जातं, अशा लेखकांना आम्ही बोलवलं होतं। मराठी लोकांच्या समोर आणि देशासमोर सत्य आलं पाहिजे, एवढीच युवक क्रांती दलाची भूमिका होती। आणि विद्वेष नाही पसरला गेला पाहिजे। काश्मीरी पंडितांचं कल्याण जर काश्मीरला जाऊन होणार असेल तर ते जाण्यासाठी ज्या पद्धतीचं वातावरण झालं पाहिजे, त्या वातावरणाची निर्मिती कशा प्रकारे होऊ शकते हे समजून घेण्यासाठी, अशोक कुमार पांडेंकडनं समजून घेण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं। दुसरा एक प्रश्न असा की हा कार्यक्रम शिवाजीनगर भागामध्ये होता, ज्या ठिकाणी होता, पण त्या ठिकाणी परमिशन दिली गेली नाही, पण कोथरूडमध्ये गांधी भवनमध्ये परमिशन कशी काय भेटले? तो जो कार्यक्रम होता महानगरपालिकेच्या एका सभागृहामध्ये होता, तर पोलिसांनी शेवटपर्यंत परमिशन देतो नाही देतो अशा पद्धतीने त्यांनी केलं, आणि शेवटी त्यांनी परमिशन दिली नाही। त्यांचं असं म्हणणं होतं की या तुमच्या कार्यक्रमानंतर विद्वेष पसरवला जाईल। आमचं असं म्हणणं होतं की जेव्हा थिएटरमध्ये पिक्चर चालते, पिक्चरचा 300 कोटी धंदा होतो, म्हणजे ती फिल्म सुपरहिट आहे, जर ती फिल्म चालू शकते तर त्या फिल्मवरती चर्चा का नाही होऊ शकत? आणि जेव्हा शिवाजीनगर पोलिसांनी असं कळवलं की बाबा इथं तुम्हाला करता येणार नाही, तेव्हा महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष डॉक्टर कुमार सप्तर्षी यांनी हॉल उपलब्ध करून दिला, आणि मग इथं कार्यक्रम झाला। आणि ही प्रायव्हेट जागा असल्यामुळे, म्हणजे संस्थेची जागा असल्यामुळे इथं कोणाची परवानगी घेण्याचा विषयच नव्हता। आणि जेव्हा महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी जी गांधी बाबाच्या नावाने आहे, तर इथं जेव्हा आपण विद्वेषाचं नाही प्रेमाचं ज्या गोष्टी करणार आहोत, तर ते परवानगी मिळणारच होती, म्हणून इथं परवानगी मिळाली आणि इथं कार्यक्रम झाला।